सबसे पहले हमने मान लिया किसी प्रोटॉन को ले लिया। अब इस प्रोटॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है E, और इसका हमने मास मान लिया mp। तो जब पहले उन्होंने प्रोटॉन को इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया और चुंबकीय बल को देखा, उसकी गणना कर ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक अल्फा कण लिया। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है जिस पर चार्ज कितना होता है, 2e होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश होता है, और इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो 4 mp होता है, यानी प्रोटॉन का 4 गुना होता है। तो अब यहां पर उनके लिए चुंबकीय बल को डिटरमाइन करना पॉसिबल ना हुआ। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोटॉन पर चुंबकीय बल अलग होगा, अल्फा कण पर अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, E, और माइनस का होता है, भाई प्रोटॉन पर प्लस का होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो दोनों पर चार्ज इक्वल है, बट इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर में 0 माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है। तो अब उन्होंने देखा कि यहां पर इन दोनों पर मैग्नेटिक फोर्स जो था, चुंबकीय बल Fm, दोनों पर इक्वल था। कंडीशन क्या थी कि दोनों पर चुंबकीय बल की दिशा विपरीत थी। अब दिशा विपरीत क्यों थी? क्योंकि इस पर धन आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है। दिशा तो समझ में आ रही है कि दिशा विपरीत क्यों थी, क्योंकि इस पर धन आवेश था, इस पर ऋण आवेश था। लेकिन चुंबकीय बल बराबर होने का मतलब है कि इस द्रव्यमान का इस चुंबकीय बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में नगण्य होता है। यानी ये जो चुंबकीय बल होता है ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। तो आवेशित कण पर 3 चीजें हैं। आवेशित कण में 3 चीजें हैं। पहला आवेश, दूसरा वेग, और तीसरा द्रव्यमान। तो जब समान वेग के 2 कणों को, समान आवेश के 2 कणों को उन्होंने प्रक्षेपित किया इस चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय बल समान आया। क्यों? क्योंकि दोनों के आवेश बराबर थे। यानी चुंबकीय बल का द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है। बचा क्या? आवेश और वेग। तो उन्होंने क्या किया, भिन्न भिन्न वेग के कणों को प्रवेश कराया। तो जब आवेश को प्रवेश कराया तो उन्होंने देखा कि अब यहां पर देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं प्रोटॉन और अल्फा कण की। प्रोटॉन और अल्फा कण की बात करें तो प्रोटॉन पर जो चुंबकीय बल था या अल्फा कण पर जो चुंबकीय बल था वो प्रोटॉन का 2 गुना था। तो इससे उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि आवेश 2 गुना होने से बाकी सारी कंडीशंस उन्होंने दोनों की बराबर रखी। दोनों का वेग बराबर रखा, चुंबकीय क्षेत्र बराबर रखा, दिशा बराबर रखी, समान रखी। सिर्फ आवेश में अंतर है और आवेश में 2 गुना अंतर है, इसलिए चुंबकीय बल में भी 2 गुने का अंतर है। यानी उन्होंने देखा कि आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल F उसके आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, और ये जो चुंबकीय बल होता है उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होता है V। आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल उनके जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो रखे होते हैं उस चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण को भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रवेश कराया। जब कई दिशाओं से प्रवेश कराया तो उन्होंने देखा कि इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो कोण यानी प्रवेश करने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती है। तो किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो इन 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। कण के आवेश, कण के वेग, चुंबकीय क्षेत्र
और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कोण की दिशा पर भी निर्भर, या कोण की ज्या पर निर्भर करता है। साइन को हम ज्या बोलते हैं। अब जब इन चारों को कंबाइन कराएंगे तो F प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। F प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब कई सारे प्रयोग करने के बाद यह देखा गया कि K की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। कई सारे प्रयोगों के पश्चात, प्रयोगों के बाद देखा गया, प्रयोगों से K की वैल्यू आ रही है 1, तो K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो F इक्वल हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र या फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ, ऑब्टेन हुआ, F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी चुंबकीय बल को हम लॉरेंज बल भी कहते हैं, जिसकी दिशा वेग व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। और इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो लॉरेंज बल होता है, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये इसकी दिशा कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की 2 उंगलियों यानी 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको हम 4 फिंगर प्रथम और इसको मिडिल फिंगर मध्यमा बोलते हैं, तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार रखें कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यहां देखिए, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, और ये जो अंगूठा है, थंब है, ये इस मिडिल फिंगर के भी लंबवत है। तो यदि अगर यहां पर जो 4 फिंगर है ये चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की डायरेक्शन को दिखाए, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की डायरेक्शन को प्रदर्शित करे, मिडिल फिंगर कण के वेग यानी v को प्रदर्शित करे, तो जो अंगूठा होता है थंब, वो चुंबकीय बल यानी लॉरेंज बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम क्या करते हैं, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। भाई इस तरह से हमने ये अंगूठा रखा, ये फर्स्ट फिंगर रखी और ये सेकंड फिंगर रखी। तो अगर हम यहां पे, ये थंब है, ये है 4 फिंगर और ये है मिडिल फिंगर। तो अगर 4 फिंगर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करे, मिडिल फिंगर कण के वेग को प्रदर्शित करे, तो थंब जो होता है वो लॉरेंज बल एफ की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित चालक पर, अब हमने यहां पर ले लिया आवेशित चालक, आवेशित चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। इसके पहले हमने आवेशित कण पर ज्ञात किया था, अब हमें आवेशित चालक पर ज्ञात करना है। हमने मान लिया हमारे पास एक चालक है, एक तार है, चालक यानी वायर होता है, तार होता है। हमने मान लिया इस तरह से एक चालक है,
जिसकी लेंथ क्या है, L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है। अब इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। हमने मान लिया हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। तो यहां पे इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, ये n है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। इसके पहले वाले टॉपिक को हमने पढ़ा है कि किसी आवेशित कण पर या गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल F इक्वल QVB साइन थीटा, ये हमने माना हुआ है। हमने मान लिया इस चालक के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण में प्रवेश करते हुए गति कर रहा है, जिसका वेग क्या है, Vd है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, स्मॉल e। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर, चालक के किसी एक इलेक्ट्रॉन पर, चालक के किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, भाई ये जो बल हो जाएगा ये अब किस पर होगा, चालक के किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल या चुंबकीय बल। हमने इसको मान लिया Fe, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, या Fe इलेक्ट्रिक हो जाएगा, वैद्युत, तो हमने F डैश मान लिया। तो यहां पे F डैश हो जाएगा QVB साइन थीटा। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e होता है, तो हमने Q की जगह स्मॉल e रख दिया, और इलेक्ट्रॉन का वेग क्या दिया हुआ है, Vd दिया हुआ है हमें, तो हमने V की जगह Vd ले लिया, बाकी सब वही है। ये जो बल है वो एक इलेक्ट्रॉन पर है। अगर हमें ये मालूम चल जाए कि इस पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम उस चालक पर लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। भाई अभी तो हमने इस एक इलेक्ट्रॉन, एक गतिमान आवेशित इलेक्ट्रॉन कण पर बल निकाला है, पूरे चालक पर तो निकाला नहीं है। अब देखो यहां पे ये चालक जो होता है, वायर जो होता है, इस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार में होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, हमने पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H होता है, जहां पर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, यानी ये जो आधार होता है बेलन का गोलाकार, इस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, इस सर्कुलर बेस का एरिया होता है। यहां पर हमने सर्कुलर बेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या माना हुआ है, A। तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या ले लेंगे, A। तो ये हो जाएगा चालक का आयतन A इंटू ये होती है हाइट, बेलन की हाइट। अगर हम बेलन को इस तरह से रख दें तो उसकी जो हाइट है वो किस में बदल जाएगी, लेंथ में। तो इस चालक का आयतन हो जाएगा A इंटू L। तो इस चालक का आयतन कितना है, A इंटू L है। अब हमने माना है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, चालक का आयतन A इंटू L है, चालक का आयतन A इंटू L है। तो उस चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, भाई हम मान लें कि एक
एकांक आयतन यानी 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है ना, एकांक का मतलब 1 हो गया, तो a इंटू एल मीटर क्यूब में n इंटू ए इंटू एल, यहां एकिक नियम लग जाएगा, कम का दिया है, ज्यादा का निकालना है, गुणा करा दिया। तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी? चालक में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ये हो जाएगी n इंटू ए इंटू एल। तो चालक में लगने वाला चुंबकीय बल ये क्या होगा? F बराबर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक भाई, अब मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल बल कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन होगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह हमको एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल मालूम है F डैश, हमने इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकाल ली, तो चालक पर लगने वाला बल दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है F डैश इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL। F डैश का मान रखने पर, F डैश का मान रखने पर, F डैश का मान रखेंगे तो क्या आएगा? F इक्वल, F डैश की वैल्यू हम रखेंगे E VD B साइन थीटा इंटू NaL। इसको अगर हम अरेंज कर लें तो हमने इसको लिख लिया NeAVD, NeAVD ये हमने पहले लिख लिया, फिर B लिख लिया, फिर L और फिर साइन थीटा। अब देखिए यहां पे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, वैद्युत चालन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये संबंध क्या होता है? I बराबर NeAVD। तो NeAVD की जगह हम I रख सकते हैं, जहां I क्या है? चालक में प्रवाहित धारा। तो F बराबर हो जाएगा I BL साइन थीटा। ये हो जाएगा आवेशित, धारावाही आवेशित चालक पर लगने वाला बल। इसकी दिशा भी हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। बस हमने इसके पहले क्या लिया था? थंब पर F लिया था, फर्स्ट फिंगर पर, फोर फिंगर पर B लिया था और मिडिल फिंगर पर V लिया था। यहां पर हम मिडिल फिंगर पर धारा I, करंट I ले लेंगे, तो थंब की जो डायरेक्शन होगी, अंगूठे की जो दिशा होगी, वो इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। अब इन दिशाओं के लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी लॉज को एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे हम बल की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो आज हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाए। पहला, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, दूसरा आवेशित